हेलो फ्रेंड्स, आज हम करते हैं रीड का नया टॉपिक राज्यसभा। ठीक है। राज्यसभा राज्यसभा अनुच्छेद 80 के अंदर आती है। ठीक है। अब काउंसिल ऑफ स्टेट भी से कहते हैं, अपर हाउस भी से कहते हैं, उच्च सदन, स्थायी सदन, ये सब इसी के नाम है। किसके नाम है? राज्यसभा के नाम है। ठीक है। राज्यसभा की अधिकतम जो सदस्य होते हैं, संसद के दो सदन होते हैं। ठीक है। राज्यसभा और लोकसभा। ठीक है। राज्यसभा होती है एक और एक लोकसभा होती है। हो गया है क्लियर? राज्यसभा अनुच्छेद 80 के अंदर आती है और लोकसभा 81 के अंदर आती है। लोकसभा को हम नेक्स्ट वीडियो के अंदर करेंगे, इसको हम अभी करते हैं। ठीक है। तो राज्यसभा में अधिकतम सदस्य जो होते हैं वो कितने होते हैं? 250 सदस्य होते हैं। ठीक है। और जिनमें से 238 सदस्य तो राज्यसभा के अंदर होते हैं और जो 12 होते हैं वो कौन से वाले होते हैं? राष्ट्रपति द्वारा मनोनीत होते हैं। राष्ट्रपति द्वारा मनोनीत तो होते हैं, लेकिन ये कौन से होते हैं, क्या इनके अंदर योग्यता होती है? देखिए, जैसे कला, संस्कृति, किसी संस्था से विशेष योग्यता रखते हों, ये बेसिकली बात है। वो होते हैं ये 12 सदस्य जो राष्ट्रपति द्वारा मनोनीत किए जाते हैं। फिर राज्यसभा में सर्वाधिक सदस्य उत्तर प्रदेश के अंदर है। ठीक है। अब जो उत्तर प्रदेश है वो क्षेत्रफल की दृष्टि से ज़्यादा राज्य नहीं है, बट इसके अंदर सर्वाधिक जो सदस्य आते हैं राज्यसभा के अंदर कहाँ से आते हैं? उत्तर प्रदेश से आते हैं। ठीक है। और ये इसका कार्यकाल जो होता है वो 6 वर्ष का होता है वैसे तो बेसिकली, परंतु ये कभी भंग नहीं की जा सकती। लोकसभा जो होती है वो भंग की जा सकती है, लेकिन ये भंग कभी नहीं होती, ये कंटिन्यू चलती रहती है। ठीक है। 6 वर्ष होते हैं और प्रत्येक 2 साल के बाद, जैसे 2 साल के बाद जो टोटल सदस्य होते हैं ना, उनका 1/3 सदस्य अवकाश ग्रहण कर लेते हैं। ठीक है। और अवकाश ग्रहण कर लिया, उनकी जगह पे नए सदस्य आ गए। ठीक है। इसके बाद हम नेक्स्ट करते हैं उपराष्ट्रपति। जो उपराष्ट्रपति होता है ना, इसका पदेन सभापति तो होता है। ठीक है। पदेन सभापति होता है, परंतु लोकसभा और राज्यसभा का सदस्य, ये दोनों में से किसी का भी सदस्य नहीं होता है। ठीक है। आगे समझ में क्या होता है? पदेन सभापति होता है, लेकिन क्या नहीं होता? लोकसभा और राज्यसभा का सदस्य ये नहीं होता है। ठीक है। इसके बाद हम देखते हैं आगे। वर्तमान में राज्यसभा में कितने 245 सदस्य हैं, जिनमें से 233 निर्वाचित होते हैं और 12 मनोनीत कौन से वाले? जो उपराष्ट्रपति के द्वारा मनोनीत किए जाते हैं, जिनके पास एक्स्ट्रा क्या होती हैं? योग्यताएं होती हैं। ठीक है। अब इस पे आगे हम देखते हैं राज्यसभा के अंदर, राज्यसभा में जो सदस्य होते हैं उनको लिए कुछ योग्यता तो होनी चाहिए ना, राइट? तो क्या क्या योग्यता होनी चाहिए उनके पास? भारत का नागरिक होना चाहिए, उनकी आयु कितनी वर्ष होनी चाहिए? 30 वर्ष होनी चाहिए। ठीक है। और सरकार में किसी भी लाभ के पद पर नहीं हो। ये सब में ही होता है लाभ के। भारत का नागरिक होना चाहिए, चाहे वो कोई भी चीज़ हो, जैसे विधानसभा हो जाए, विधानसभा हो गई, संसद हो गई, कोई भी जो पॉलिटिकल जो होती है, ठीक है, उसके लिए ये होता ही अनिवार्य होता है एक तरीके से। ठीक है। भारत का नागरिक होना चाहिए और किसी लाभ के पद पर नहीं। जैसे सरपंच बनने के लिए भी यही होता है कि किसी लाभ के पद पर नहीं होना चाहिए, भारत का नागरिक होना चाहिए। सांसद, विधायक, MLA, MP जो भी होता है, सब कुछ उनके अंदर ये होता है, भारत का नागरिक होना चाहिए और सरकार किसी लाभ के पद पर नहीं होना चाहिए। जो उम्र होती है वो अलग अलग होती है, वो स्टेज बाय स्टेज, ऐसे सरपंच के लिए अलग होगी, लोकसभा के सदस्य के लिए अलग, राज्यसभा के लिए अलग, वो ठीक है, वो मैं आपको बताती रहूँगी जैसे जैसे साथ साथ। ठीक है। इसकी वित्तीय शक्तियाँ, राज्यसभा और लोकसभा की समान वित्तीय शक्तियाँ होती है। ठीक है। लेकिन मतभेद कब होता है इनके अंदर? जो लोकसभा होती है उसके पास जो धन विधेयक होता है। ठीक है। धन विधेयक अनुच्छेद
ठीक है। अनुच्छेद 108 में जब कभी कभी क्या होता है कि अनुच्छेद 108 के अंदर क्या क्या दिया गया है कि जब लोकसभा और राज्यसभा के दोनों के अंदर क्या हो जाता है कि कोई भी जैसे कोई भी चीज विधेयक लाया गया है और दोनों की बात नहीं बन रही है, मतलब जैसे दोनों उस पर राजी नहीं हो रहे हैं, लोकसभा और राज्यसभा, और उन दोनों के अंदर मतभेद है, और वो मतभेद कब तक चलता है, 6 माह तक चलता है, और उसका कोई सॉल्यूशन नहीं होता है। तो सॉल्यूशन नहीं होने के कारण राष्ट्रपति जो होते हैं हमारे, वो उनकी संयुक्त बैठक को आहूत का मतलब क्या होता है, उन्हें संयुक्त बैठक को बुलाते हैं। कितने मंथ के बाद, 6 मंथ के बाद में। और ये जो दोनों सदनों को संयुक्त बैठक को आहूत करने का जो उल्लेख है वो अनुच्छेद 108 के अंदर दिया गया है। ठीक है, फाइन। अब हम नेक्स्ट देखते हैं। जैसे वित्तीय शक्तियाँ, ठीक है। राज्यसभा को लोकसभा की तुलना में अत्यंत कम वित्तीय शक्तियाँ प्राप्त है। ठीक है, ये बात मैंने आपको पहले बताई थी कि राज्यसभा के पास कम वित्तीय शक्तियाँ होती है बजाय लोकसभा के पास ज़्यादा होती है। ठीक है। अब धन विधेयक को पारित करने का जो मतलब कि एक तरीके से आप ये मान लीजिए कि सर्वे सर्वा जो होते हैं धन विधेयक के अंदर, पर और किसी विधेयक के अंदर नहीं, लेकिन पर धन विधेयक के अंदर एक तरीके से सर्वे सर्वा ही मान लीजिए, मतलब जो होते हैं धन विधेयक के अंदर वो ही करते हैं सब कुछ, क्योंकि राज्यसभा का इसके अंदर ज़्यादा कोई हस्तक्षेप नहीं होता है। ये सिर्फ इसे 14 दिन तक रोक सकता है। जो राज्यसभा के पास, जब लोकसभा के पास धन विधेयक आता है और लोकसभा इसे पास कर देती है, उसके बाद राज्यसभा के पास जाता तो है, लेकिन राज्यसभा इसमें कुछ सुधार के लिए बोल सकती है, लेकिन इसे पारित होने से नहीं रोक सकती। लोकसभा चाहे तो वो बात मानेगी और ना माने तो ना माने, वो उनकी मर्जी होती है। बस राज्यसभा का इतना ही होता है कि ये इसे 14 दिन तक सिर्फ रोक सकती है। और धन विधेयक का उल्लेख आर्टिकल 110 के अंदर है। ठीक है। और उसके पश्चात क्या होता है कि अगर माना, ठीक है भाई मान लिया, सॉल्यूशन कर दिया, ठीक है, वरना नहीं किया तो नहीं किया, उनकी मर्जी है लोकसभा वालों की, और उन्होंने ये पारित कर दिया। बस इतना ही होता है। ठीक है, आगे चलते हैं। कार्यपालिका शक्तियाँ राज्यसभा और लोकसभा की तुलना में कम कार्यपालिका शक्तियाँ होती है। ठीक है, जो मैंने पहले भी बताया कि कार्यपालिका शक्तियाँ भी थोड़ी कम होती हैं, और वित्तीय शक्तियाँ जो धन विधेयक के मैटर में बताया था वो भी। ठीक है, आपको ये मेरा पढ़ाना पसंद आया हो तो लाइक सब्सक्राइब माय चैनल, एंड कल हम पढ़ेंगे लोकसभा। देन बाय बाय, टेक केयर and be happy.